नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। हम बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 8 की RSM SSB जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 की। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट हैं, राजस्थान जीके से रिलेटेड जो पॉइंट हैं वो तो मैं कर ही रहा हूँ। उनके अलावा टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपलोडेड है, उनको भी आप देख सकते हैं। ऑटोकैड वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं, PDF वगैरह अवेलेबल है वो ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 71, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। एक पुरस्कार होता था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया था और क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि रूसी कथा थी, ठीक है ना, उसका क्या किया था, राजस्थानी में अनुवाद किया था, है ना। राजस्थानी अनुवाद किया था इन्होंने, गजबन उसका नाम था, ठीक है ना। जिसका अनुवाद किया था गजबन था, जो कथा थी उसका नाम गजबन था। तो ये ऐसे कौन थे जिन्होंने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मंगत बादल, ठीक है ना। जो मंगत बादल थे उन्होंने किया था राजस्थानी में अनुवाद, और इसके लिए इन्हें क्या है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? देखो अजमेर जो था, अजमेर पहले राजस्थान में, मतलब अंग्रेजों के टाइम पे अगर आपको राजस्थान में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट बताना है जहाँ से कि पूरी राजनीति कंट्रोल में आती थी तो वो अजमेर था। जयपुर पहले कंट्रोल पॉइंट नहीं था, पहले अजमेर ही था। अजमेर से सारी गतिविधियां चलती थी ना। अजमेर बहुत हॉट स्पॉट था पहले के टाइम पे, तो अजमेर से सारे काम होते थे। तो अजमेर में क्या है, और आपको पता है जितनी भी अपनी सरकारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो अपने सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो या स्वायत्त संस्थान वगैरह या स्वायत्त रियासती संस्थान से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वो सारी आपने देखा होगा पुरानी संस्था कहाँ है, अजमेर में ही है, ठीक है। अब बाद में जो बनने लगा वो फिर वो बाद में जयपुर आया, लेकिन स्टार्टिंग में सब कुछ जो डेवलपमेंट हुआ था वो अजमेर में ही हुआ था। तो अजमेर में क्या है कि गवर्नर जनरल बैटिंग ने एक सभा बुलाई थी, उसको बोला गया था दरबार। क्या बोला गया था? देसी राजाओं का दरबार। अब देसी राजाओं के दरबार को कब आयोजित किया गया, ईयर पूछ लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि देसी राजाओं की जो दरबार बुलाया गया था, इस दरबार में कौन किसको नहीं बुलाया गया था, है ना, कौन नहीं आया था, ये भी पूछ लेते हैं। तो चलिए पहले तो ईयर की बात करते हैं, कब हुआ था। तो ये ईयर है, ये हुआ था 1832 में, ठीक है ना। ईयर याद रखना, 1832 में ये आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस किस को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो भैया जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही, इनको आमंत्रित नहीं किया गया था। ध्यान रखना, इनको आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा एक पॉइंट और है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। जो जयपुर के राजा थे, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह, उस समय क्या है, छोटे थे, उनकी उम्र थी 18 साल। कितनी उम्र थी? 18 साल उम्र थी उस समय पे, ठीक है ना। तो बच्चे थे, बाकी के जो लोग आए थे वो बड़े बड़े राजा थे, शासक थे, उनके कंपैरिजन में इनकी उम्र कम थी, 18 साल के थे, तो बच्चे की तरह थे ये, ठीक है, लेकिन थे तो राजा ही। तो इनका स्वागत भी पूरे जोश और खरोश के साथ किया था अंग्रेजी दरबार में, ठीक है ना। जो दरबार लगाया था देसी राजाओं का दरबार, वहां पे अंग्रेजों ने क्या है, इनका भी स्वागत उसी तरीके से किया था जैसे बाकी लोगों का किया था, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? प्रजामंडल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो 5000 MCQ की जो मेरी सीरीज है, जिसमें 5000 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका जो पहला जो लेक्चर आने वाला है, डेमो लेक्चर, उसमें हम प्रजामंडल के बारे में ही पढ़ेंगे विद ट्रिक्स के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने। अच्छा, इनके साथ में कौन थे? इनके साथ में थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है ना। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने इनका साथ दिया था, इन्होंने मिलकर तो उन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ईयर कौन सा था, तो 1936 ईस्वी की यह बात है ना, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो शेखावाटी में जकात आंदोलन हुआ था, इस जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास में 4 ऑप्शन है, नरोत्तम लाल जोशी, टोडरमल, रामकरण आसोवा और अभिन्न हरि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो शेखावाटी में जकात आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। जो नरोत्तम लाल जोशी हैं, इनके बारे में आप ये भी याद रखना कि नरोत्तम लाल जोशी जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
जो विधानसभा गठित हुई थी आज़ादी के बाद में, जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि पहले मुख्यमंत्री जो थे राजस्थान के, प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, क्योंकि प्रथम मुख्यमंत्री का क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है ना, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार भी आ जाए, लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका है वो क्वेश्चन, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन थे प्रथम हमारे जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो कौन थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी जो हैं, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इन्होंने 1918 ईस्वी में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। अगर आपसे कोई पूछता है अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की। कब की? 1918 में की, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी पॉइंट याद रखना कि इनको चिड़ावा का गांधी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? चिड़ावा। चिड़ावा क्या है? चिड़ावा जगह का नाम है, ठीक है ना, चिड़ावा जगह का नाम है। और इस चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चिड़ावा कहां पर है? चिड़ावा पड़ता है भैया झुंझुनू में, झुंझुनू में पड़ता है। और चिड़ावा के पेड़े बहुत फेमस हैं भैया, पेड़े जो है चिड़ावा के बहुत फेमस हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट से याद रख सकते हो। और गांधी जी का 5वां पुत्र किसको कहा जाता है, ये भी कमेंट करके बताना, मैंने बताया हुआ है गांधी जी का 5वां पुत्र। अच्छा, एक चीज और कि अगर मैं बोलता हूं कि भैया पता हो तो कमेंट करके बताना, तो कुछ नालायक लोगों को पता होता फिर भी वो कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करने से पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, और ना एक्स्ट्रा नेट खर्च होता। तो अगर आपको पता है तो आप बताया करो, इससे ये पता चलता है कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो आप कमेंट कर दिया करो, है ना। कमेंट करने से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा पैसा या कोई ऐसी हानि नहीं होती है, बल्कि आपका ये पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, आपको कितना नॉलेज है। तो कमेंट कर लिया करो, है ना। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आरपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बना था, ठीक है। क्योंकि देखो आरएसएम एसएसबी जेई का जो पेपर है इसमें आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आरएसएम एसएसबी के ही क्वेश्चंस करें, हमको आरपीएससी वाले भी क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि आरपीएससी वाले क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं 5000 एमसीक्यू वाली सीरीज करवाऊंगा वहां आपको दिखाऊंगा कि आरपीएससी वाले एग्जैक्टली क्वेश्चन आरएसएम एसएसबी में आए हुए हैं, ठीक है ना। फिर हम आगे चल के 44 पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आरएसएम एसएसबी में आए हुए हैं, 44 पेपर, चाहे वो ग्राम सेवक के हों, पटवारी के हों, ठीक है ना, जूनियर इंस्ट्रक्टर के हों, किसी के भी हों, सारे के सारे पेपर सॉल्व करेंगे ना। देखो, शराबबंदी से रिलेटेड पॉइंट याद रखना है, शराबबंदी से रिलेटेड याद रखना कि शराबबंदी के लिए क्या हुआ था, एक सभा बुलाई गई थी, ठीक है ना, एक सभा बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 25 अप्रैल 1934 को, 1934, ठीक है ना, 1934 को ये सभा बुलाई गई थी, ठीक है ना। तो ईयर आपको याद रखना, 1934 की बात है। इस सभा किसने बुलाई थी, कौन आया था भैया? सभा के अंदर है ना 10,000 महिलाएं आई थी। कौन आई थी? 10,000 महिलाएं। तो बहुत बड़ी बात थी 1934 में 10,000 महिलाएं एक जगह एकत्रित होना। और ये कहाँ की बात है भैया? ये कटराथल की बात है। कटराथल सम्मेलन जो हुआ था, इस कटराथल सम्मेलन का उद्देश्य था शराबबंदी, ठीक है। और ये कहाँ है भैया? ये शेखावाटी सीकर में है। कटराथल सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? सीकर में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी भैया? अध्यक्षता की थी किशोरी देवी ने। किशोरी देवी कौन भैया? किशोरी देवी वही सरदार हरदयाल सिंह जी की पत्नी, और कौन, ठीक है ना। तो आपसे पूछा भी जाता है कि सरदार हरदयाल सिंह जी की पत्नी ने किस आंदोलन में भाग लिया था, या किस आंदोलन की अध्यक्षता की थी, या फिर किशोरी देवी जी के पति का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी पूछे, तो यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं पहले, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है ना। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो फ्रिक्वेंटली आती हैं वही चीजें डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है ना। और चीजें मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा, और बाकी चीज हम तब डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 75, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में आता था? तो आजादी के समय ये आता था सेकंड नंबर की श्रेणी में। किस श्रेणी में आता था? सेकंड नंबर की द्वितीय श्रेणी में आता था, बी कैटेगरी में आता था ये, ठीक है ना। तो ये बी कैटेगरी या सेकंड श्रेणी में आता था। ये क्वेश्चन अब क्या है? पॉलिटी के हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको पॉलिटी के भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे अच्छा, कुछ ये मत सोचना कि पॉलिटी के क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्या पॉलिटी भी सिलेबस में है क्या? तो पॉलिटी भैया नहीं है, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन है ना, ये आज़ादी के टाइम की, उस टाइम की बात है, इसलिए आ गई है ना। एक आध क्वेश्चन आ जाता है बाहर से जो डिलीट हो जाते हैं फिर बाद में, तो टेंशन मत लेना। अभी और क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डिलीट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? एग्जाम में पूछा गया है। तो भैया जो पहली यात्रा है राजनीतिक चेतना के लिए और सामाजिक सुधार के लिए, जो पहली यात्रा की गई थी वो की गई जून 1865 में, 1865, 1865 में ये यात्रा की थी। और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं स्वामी जी से रिलेटेड, वो आपको याद रखनी है। जैसे पहली बात तो ये है कि 1865 में जो यात्रा की गई थी वो कहाँ की थी? पहले करौली आए थे। करौली के
ये क्या थे, राजकीय अतिथि थे, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले करौली में बुलाया गया था इनको, राजकीय अतिथि थे करौली के, और करौली के बाद में फिर बाकी के राजस्थान में 2-4 जगह पे ही गए थे, सबसे पहले कहाँ आए थे, करौली ही आए थे, ठीक है। दूसरी यात्रा कब हुई थी भैया, दूसरी यात्रा हुई थी 1881 में। ये कहाँ आए थे, भरतपुर बुलाया गया था इनको, भरतपुर में आए थे, भरतपुर के बाद फिर 2-4 जगह बाकी की जगह गए थे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि करौली आए थे तो करौली आके ही वापस चले गए थे, करौली के अलावा और भी आसपास की जो जगह है 2-4 जगह वहां पर गए थे। ऐसे भरतपुर आए थे तो चित्तौड़ वगैरह गए थे, तो याद, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहाँ आए थे, किसने बुलाया था, किस ईयर में आए थे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने अजमेर में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि अजमेर में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा 1882 में, ठीक है ना, एक साल बाद ही 1882 ईस्वी में उदयपुर में जो है, उदयपुर जगह में सत्यार्थ प्रकाश जो थी इनकी किताब थी, उसका इन्होंने सेकंड एडिशन लिखा था, वहां पर द्वितीय जो संस्करण है वो निकाला था उन्होंने उदयपुर में। अब यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश का नाम याद रखना है कि इन्हीं की किताब थी ये, ठीक है, इन्हीं का ग्रंथ था। चलिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या है कि अपने आरएसएम एसएसबी में भी आया हुआ है ना, अपने जूनियर इंजीनियर में भी आया हुआ है। कालांतर में मेवाड़ में विष्णु लाल पांड्या ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की, मेवाड़ में की थी विष्णुलाल पांड्या ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये आया हुआ, अभी ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो विष्णुलाल पांड्या ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान एकीकरण की दिनांक, कौन से चरण को, कौन सा चरण जो है किस तारीख को हुआ था, ठीक है ना, एकीकरण से रिलेटेड है। देखो 2 पॉइंट मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट आप याद रखना। एक तो आपका एकीकरण, ठीक है ना, एकीकरण, और एक है आपका प्रजामंडल। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही ईजी हैं, और दोनों से एक एक क्वेश्चन, कम से कम एक एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़ देना, ये ना, ये बिल्कुल मत छोड़ना इन 2 टॉपिक्स को, ये जरूर पढ़ के जाने आपको। वैसे तो मैं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखते हो और ये आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें ये चीज़ समझ में आ जाए आपको कि ये 2 टॉपिक हैं, ये तो छोड़ने ही नहीं है आपको। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन की बात क्या करनी है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कब कब ये चरण हुए थे। देखो टोटल 7 चरण थे, मैंने बताया था, टोटल जो है 7 चरण में ये कंप्लीट हुआ था पूरा का पूरा एकीकरण, ठीक है। राजस्थान का जो एकीकरण है टोटल 7 चरणों में हुआ था। शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 को, कौन से संघ से, मत्स्य संघ से। भैया जो मत्स्य संघ सबसे पहले बनाया गया, और 1948 18 मार्च 1948 की शुरुआत हुई थी। मत्स्य संघ में मेनली आप ये मान के चलो कि जो हमारा ये धौलपुर वाला जो एरिया है, भरतपुर धौलपुर वाला, इस वाले एरिया को इन्होंने कंबाइंड किया था पहले। दूसरा चरण जब हुआ उसमें बना पूर्वी राजस्थान नाम दिया गया, उसमें और रियासतों को जोड़ा गया। ये कौन कौन सी रियासतें थी वो हम बात करेंगे बाद में, अभी सिर्फ डेट और चरण याद रखने। 25 मार्च 1948 को हुआ दूसरा चरण। तीसरा चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, और ये हुआ था कंप्लीट 18 अप्रैल 1948 को। चौथा जो था वो था वृद्ध राजस्थान, 30 मार्च 1949 को। पहले वाले के लिए जो अतिथि बुलाए गए थे वो थे एनवी गॉडगिल। कौन थे, एनवी गॉडगिल थे, आया हुआ क्वेश्चन है और काफी फेमस है। दूसरे में भी कौन थे, एनवी गॉडगिल ही थे। तीसरे में कौन थे भैया, तीसरे में थे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। अच्छा लास्ट में चौथे में किसको बुलाया गया था, चौथे में बुलाया गया था भैया किसको, स्वयं खुद पटेल आए थे। पटेल कौन थे, पटेल ही थे जो एकीकरण का जिन्होंने जिम्मा लिया था, पूरे इंडिया को बांधने का जो जिम्मा है पटेल के हाथों में ही था। तो राजस्थान भी इन्हीं के अंडर में आया था, राजस्थान को एकत्रित करना, बांध के रखना, एक राज्य बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो पटेल आए थे, स्वयं स्वयं पटेल इसलिए आए थे कि उनको लगा था भैया बड़ा राजस्थान बन चुका है, वृहद राजस्थान बन गया, ऑलमोस्ट सभी को हमने मिला लिया है, तो एक काम करो, आज 30 मार्च है और 30 मार्च को हमने राजस्थान लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो आज ही के दिन, आज क्या बोल दो कि भैया राजस्थान स्थापना हो चुकी है राजस्थान की, तो राजस्थान स्थापना दिवस आज ही है, इन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो राजस्थान स्थापना दिवस क्या है, 30 मार्च को मनाने लग गए थे। इनको ये लग रहा था कि भैया अपना काम हो चुका है, और अब क्या है, मोस्टली मोटा मोटा काम हो गया, राजस्थान हमारा बन के तैयार हो गया है। लेकिन इनको इस बात की खबर नहीं थी कि भाई अंदर ही अंदर क्या है, ये जो मत्स्य संघ वाले थे, ये इनको जम नहीं रही थी बात। इनको क्या लग रहा था मत्स्य संघ वालों को, यानी कि ये धौलपुर साइड का जो एरिया था, कि यार हम राजस्थान की ना तो भाषा बोलते, ना इनकी तरह मारवाड़ मेवाड़ की तरह ना हम कपड़े पहनते, हमारा उठना बैठना है एमपी वालों के साथ में, ब्याह होता है बच्चों का तो वो भी एमपी में जाके होता है, चंबल के किनारे हमारा पूरा का पूरा एरिया है, तो हमारा क्या है, हमारा कोई मेल मिलाप ही नहीं मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर बाड़मेर इधर से,
तो यार हम राजस्थान में क्यों जाएं, इन्होंने कर दिया मना। ध्यान से सुनना, मत्स्य संघ वालों ने कर दिया मना, भैया धौलपुर भरतपुर इधर वालों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो जा रहे हैं हमारे घर और हम तो अलग ही रहेंगे या फिर एमपी में जाएंगे हम। तो फिर पटेल जी जो थे ये दिमागदार थे, इन्होंने क्या बोला कि यार सरदार पटेल ने कहा अगर ऐसी बात है तो काम खराब हो जाएगा, मैं घोषणा कर चुका हूं कि भाई राजस्थान की स्थापना हो चुकी है, सबको मैंने मिला लिया है और अब तो काम खराब हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई, ठीक है ना। पटेल ने एक समिति बनाई जिसका नाम रखा शंकर देवराय समिति। क्या समिति थी? शंकर देवराय समिति। इसमें 3 लोग थे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। शंकर देवराय समिति को ये बोला क्या आप जाओ लोगों को समझाओ, उनसे बोलो कि यार तुम्हारा फायदा राजस्थान में रहने में, राजस्थान में सुविधाएं हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे करके 2-4 चीजें उनको बताओ और उनको अपनी तरफ लो। तो ये शंकर देवराय समिति बनी, इसने समझा बुझा के मत्स्य संघ वाले जो लोग थे, मतलब पब्लिक जो थी, इनका मतलब मोटो ये था कि पब्लिक की राय लेना कि भाई तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन इनका मोटो ये नहीं था मन में क्या है उनके पता करना, इनका मोटो ये था कैसे भी करके समझा बुझा के इनको वापस से अपने साथ में मिला लेना। तो इन्होंने क्या किया, समझा बुझा के मत्स्य संघ को दोबारा बना लिया। जैसे मत्स्य संघ दोबारा जुड़ा तो इसका नाम रख दिया संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है ना। संयुक्त वृहद राजस्थान इसका पूरा नाम रख दिया बाद में, पहले वृहद था अब आगे संयुक्त और लगा दिया, संयुक्त वृहद राजस्थान, ठीक है ना। मत्स्य संघ दोबारा मिल गया था 15 मई 1949 को। तो एग्जाम में ये समिति के बारे में भी पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर छठा चरण आया, छठा चरण हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसमें नाम रखा गया राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में क्या था, मोस्टली सभी लोग जुड़ गए थे, बस एक क्या है सिरोही का कुछ छोटा मोटा पार्ट था जैसे दिलवाड़ा वगैरह, ये नहीं जुड़े थे बस। 50 की बात बता रहा हूँ, 1950 में सब कुछ मोस्टली सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था राजस्थान। फिर बाद में क्या 7वां चरण आया जिसमें फाइनली नाम रख दिया राजस्थान, और जो आज हमारा वर्तमान में जो स्वरूप है राजस्थान का, ये कंप्लीट हो गया था 1 नवंबर 1956 को। उस समय कितने जिले थे? उस समय 26 जिले थे भैया। और 1950 से लेकर 1956 में आने में कितने लग गए दिन? 6 साल लग गए। और इन 6 सालों में क्या हुआ था कि सिरोही की जो छोटी मोटी जगह थी जैसे दिलवाड़ा वगैरह, इनको मिला लिया गया था, पूरा का पूरा कंप्लीट सिरोही था। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा वगैरह है, इसके ऊपर भी चर्चा चल रही थी कि भाई एमपी लेगा इसको या राजस्थान में आएगा, किस में आएगा। तो छोटी मोटी और बातें थी, वो जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब और मैं बता दूंगा, लेकिन इतना फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, इसके बेसिस पर आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें लिखा हुआ चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर ऊपर 30 मार्च 1948, यहां पे क्या लिखा हुआ है 30 मार्च 1949। तो यहां पे क्या है ईयर जो है, ईयर यहां पे अगर 1949 होता तो ये करेक्ट हो जाता, समझ में आया। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाता गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? ब्लू पोएट्री से है। किससे है? ब्लू पोएट्री से है। और ये मैंने अभी शायद याद हो तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ब्लू पोएट्री से इनका संबंध है। अगर आपसे पूछ रहे ब्लू पोएट्री कहाँ की है, तो भैया ये ईरान की है, ठीक है। ईरान से ये आई थी, कहाँ पर आई थी? लाहौर में। और भैया लाहौर से फिर ये आई किसमें? जयपुर में। और जयपुर जो है, इस जयपुर में लाने का जो श्रेय जाता है, वो श्रेय किसको जाता है भैया? ये श्रेय जाता है मान सिंह को। किसको जाता है? मान सिंह को, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के 13 दिनों बाद रंग तेरस पर मांडल कस्बे में यह नृत्य किया जा सकता है, यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? नाहर है, बिंदौरी है, चक्री है, घूमर है। तो बिंदौरी तो है नहीं, बिंदौरी तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नाहर है, चक्री है, घूमर, कौन सा इन तीनों में से? देखो भैया जो करेक्ट आंसर है वो है नाहर। क्या है? नाहर नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मांडल में किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप याद रख सकते हो कि मांडल कस्बे के अलावा यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि जो नाहर नृत्य है ये क्या है, काफी पुराना है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही ये मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। मांडल में नाहर नृत्य करने की परंपरा है। तो आपसे मांडल का पूछ सकता है कि मांडल कस्बे में, मांडलगढ़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भैया नाहर नृत्य किया जाता है। मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में है। और ये कब से है? ये शाहजहां के समय से हो रहा है, ठीक है। और बिंदौरी नृत्य कहाँ का? ये कमेंट करके बताना। बिंदौरी नृत्य कहाँ का? कमेंट करके बताना। मैंने बताया हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको अगर पता हो तो आप बताओ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 9 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो डायरेक्टली आपके दिमाग में जाता होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ कमी है, अभी भी मुझे कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, अभी आपकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना फीडबैक जरूर देना और मुझे बताना कि क्या कमी है, उस कमी को दूर करेंगे। क्योंकि देखो मैं अगर आपको मेरा समय दे रहा हूं और आप अपना समय मुझे दे रहे हो, तो इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जो है रिजल्ट आना चाहिए। अगर प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो
किसी मतलब का नहीं है मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई कीजिए और मज़े कीजिए, खुश रहिए, धन्यवाद।